स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाई डॉक्टर सुधीर सर एक बार पुनः उपस्थित है आपके बीच में। थोड़े दिन के विश्राम के बाद आशा करते हैं आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर आपको जीके के पोर्शन से संबंधित मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। लगातार हम आपको अपने चैनल के माध्यम से टेस्ट सीरीज से, प्रैक्टिस सेट से और भी जो पैटर्न थे एग्जामिनेशन के जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उससे अवगत कराते रहे हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी आपके अपने विषय में भी, अपने सब्जेक्ट में भी उसी शिद्दत के साथ चल रही होगी, क्योंकि दोनों की सामंजस्यता परम आवश्यक हो जाती है। आप जैसा कि जानते हैं, 70 प्रश्न जो आपके मिलेंगे आपके अपने सब्जेक्ट से मिलेंगे और उसमें भी आपकी जो पैठ है वह निरंतर बरकरार रहनी चाहिए। जीके की का जहाँ तक सवाल है, जीके के संदर्भ में मैंने लगातार आपको उन पैटर्नों से अवगत कराया है। अब जबकि परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ चुकी है, अब आपके अपने परीक्षण का वक्त है, अपने मूल्यांकन का वक्त है, अपने आप को आकलित करने का वक्त है। दोस्तों, तो उसी श्रृंखला में एक बार पुनः आपके बीच में हम उपस्थित हैं अपनी एक नई टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें विद इन टाइम आपको जवाब देना है, अपनी एक्यूरेसी को वॉच आउट करना है। आप हमारे साथ साथ जवाब देते चलेंगे और अगर किंचित आपको लगता है कि इस पूरी टेस्ट सीरीज के पीडीएफ की आपको आवश्यकता है, अगर इस तरह के क्वालिटेटिव क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो आप हमें व्हाट्सएप करके वो सारी टेस्ट सीरीज हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बड़े ही न्यूनतम राशि पर वह हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बहरहाल, शुरुआत करेंगे हम अपने इस टेस्ट सीरीज की और इस फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे और इस टेस्ट सीरीज में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, ये फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो एंट्री की फॉर्मेलिटी है उसको हमने फिलअप कर दिया है। अब यह क्विज स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट क्विज पर बटन दबाते ही विद इन टाइम आपको एक लिमिटेड समय में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसा कि आप जानते हैं, आयोग के पैटर्न पर इन प्रश्नों का मैं चयन करता हूँ, जिसमें जो आयोग की मैंडेटरी है कम से कम 1 यूनिट से 4 प्रश्नों को सम्मिलित करना है। वो सारी बातों से आप पूर्व में अवगत हैं। दोस्तों, एक बार हम आपको बता देना चाहेंगे कि हम भले आपको इन प्रश्नों से अवगत करा रहे हैं, लेकिन किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आप इससे अवगत होंगे। आइए शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न जो है आपके यूनिट फर्स्ट से है और करंट अफेयर से है। भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा, आपको बताना है, आप अपने स्तर पर बताते चले, तेलंगाना इसका सही जवाब होगा। जो रामागुंडम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज़ और आपने अपने दिमाग में रखिएगा कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का, वह विंध्यन थर्मल पावर स्टेशन है। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है जो यहाँ पर मैंने आपके लिए चयनित किया है, और इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। आरंभ से ही मैंने आपको बताया है कि आप पैटर्नों से अवगत हो लें। यहाँ इस प्रश्न को देखें कि भारतीय मूल की किस जर्नलिस्ट को वर्ष 2021 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार, और वो भी भारतीय को, और वो भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में। आगे देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं। चारों ऑप्शंस में आपको किसी एक को चुनना है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, जिससे कि आपका समय बच सके। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन जो भारतीय मूल की अमेरिकी पत्रकार हैं, जिन्हें यह 2021 का इंटरनेशनल रिपोर्टिंग की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार मिला है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो यहाँ पर मैंने आपके लिए चयनित किया है वह क्या है? इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन है। बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? क्रिप्टो करेंसी को, जो यह बिटकॉइन है, इसको मान्यता देने वाला जो पहला देश बना है वह बना है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा अल सल्वाडोर। और बढ़ चलेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए।
हो सकता है कि यह ईश्वरीय कृपा से यह प्रश्न आपको मिले, आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर मिल सकता है, छप सकता है, ऐसी आशा हम करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 को कौन सा दशक घोषित किया है दोस्तों? 2021-30 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज विच डिकेड बाय यूनाइटेड नेशंस। और इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं। आप पिछले प्रश्न पत्रों को अगर आकलित करेंगे, जिसको बार बार मैं कहता हूं, तो आप पाएंगे। और 4 ऑप्शन यहां पर आपको दृष्टिगत हो रहे हैं, जिसमें हम आपको बता दें कि जो इसका सही जवाब है वह है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कंट्रीब्यूट्स टू द रियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल ग्लोबल गोल्स and to the objectives the 3 Rio Conventions on climate, biodiversity and desertification. Now you see here the right answer of this question is ecosystem restoration. You please keep in your mind and now move to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक बार स्पोर्ट्स से है और यहाँ पर जो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग मिली है फीफा के द्वारा 2021 में, वह आपको बताना है। हम आपको बता दें जो फीफा को रैंकिंग मिली है वह है 105। यहाँ पर आपको 105 इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न एक बार पुनः आपका होगा, वह होगा करंट अफेयर से। और यहाँ पर यह प्रश्न है इंटरनेशनल अफेयर्स से भी है और ग्रेट पर्सनालिटीज से भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू के स्थान पर नफ्ताली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो नफ्ताली बेनेट इस बार जो यह प्रश्न है वह जाता है इजराइल को। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटा दिया गया है और उनके जगह पर नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पूर्व भी इस तरह के प्रश्न आयोग में आते रहे हैं, लिहाजा आपको इस तरह के प्रश्नों को अपने जेहन में रखना ही होगा। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो होगा दोस्तों वह निश्चित तौर पर अब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं सारे यूनिट के प्रश्नों को रखता हूं और यहाँ पर हम आ गए हैं 7वें प्रश्न की तरफ। और 7वां प्रश्न को देखिए आप, किन शिक्षाविदों ने किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस अवधि के रूप में किया है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। इसमें यहाँ पर किशोरावस्था की बात की गई है और यह बात की है हॉल और मार्गरेट मीड ने। यह किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव के रूप में किया है। इसको आप अपने जेहन में रखिएगा। इस तरह के प्रश्नों का चयन निश्चित तौर पर आयोग कर सकता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है वह आपका शिक्षा संबंधित है और भारत के लिए यह गौरव की बात है कि हाल ही में जारी क्यूएस रैंकिंग के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान रिसर्च के लिए दुनिया भर में नंबर 1 बताया गया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड क्यूएस रैंकिंग, विच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाज रैंक्ड नंबर 1 इन द वर्ल्ड फॉर रिसर्च? आपको बता दें IISc बेंगलुरु को यह गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है। IISc बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 और यह 9वां जो प्रश्न एक बार पुनः कह रहा है कि निम्नलिखित में से शोधकर्ता कौन सी विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देता है? तो यह जो प्राथमिकता देता है, जो शोध अध्येता, वह देता है कोरिलेशन को। कोरिलेशन इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न जो है, आइए बढ़ते हुए हम आ गए हैं 10वें प्रश्न की तरफ और 10वां प्रश्न यानी 10th क्वेश्चन एक बार पुनः आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ से ही बताया है कि हमारा प्रयास होता है कि आपको 6 यूनिट से रिलेटेड सारे प्रश्नों से अवगत करा सकें, उनके पैटर्नों से अवगत करा सकें, जिससे आपकी तैयारी उत्तरोत्तर मजबूती की तरफ बढ़ती जाए और आप जो 25+ अपने मनोमस्तिष्क में लेकर चल रहे हैं उसको अचीव कर
कर सकें, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला होता है। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं कि आप सारे लोग की जो मेरिट बनती है वह अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली बनती है, सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली बनती है। लिहाजा आपको जीके के पोर्शन को निश्चित तौर पर बड़े ही ध्यान से देखना होगा। आइए 10 प्रश्न को देखते हैं। किस गुण को मापने के लिए लिकर्ट द्वारा विकसित प्रारूप का व्यापक उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है? हम आपको बता दें, पर्सनैलिटी इसका सही जवाब होगा। इस पर्सनैलिटी के माध्यम से ही इस प्रारूप का व्यापक उपयोग किया जाता है। बढ़ चलेंगे 11वें प्रश्न की तरफ, और 11वां प्रश्न एक बार पुनः जो है आपका संबंधित है आईसीटी से। आईसीटी जो कि एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा ही इसका रोल होता है आपके सिलेक्शन में, हर एक यूनिट का रोल होता है। आइए आईसीटी संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ कंपाइलर, कंपाइलर क्या है। इससे पूर्व भी मैंने आपको प्रश्नों का जो चयन किया था इंटरप्रेटर के संबंध में बताया था। यहाँ पर कंपाइलर जो है वह है तो सॉफ्टवेयर, और इस संदर्भ में आप अवगत हैं कि कंपाइलर जो है एक ही बार में पूरी जो प्रोग्राम होते हैं एंटायर प्रोग्राम को वह ट्रांसलेट कर देता है, जबकि जो मैंने इससे पहले बताया था इंटरप्रेटर वह लाइन बाय लाइन करता है, जबकि कंपाइलर स्कैन्स द एंटायर प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट्स द होल ऑफ। लेकिन यहाँ पर क्या है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 रिलेटेड टू आईसीटी। यहाँ पर जीएसएम पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ जीएसएम। तो जीएसएम का जो एब्रीविएशन है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। सी इसका सही जवाब होगा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, और आसान प्रश्न ही आते हैं, बस थोड़ी सी टेक्निकलिटी होगी जिसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। सहूलियत के साथ प्रश्नों के पैटर्नों से अवगत होने के साथ अगर आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, और 13वां प्रश्न जो है वह आपका एक बार पुनः जो है आपका संबंधित होगा आईसीटी से। और इसमें यह कह रहा है इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। दोस्तों, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये तो तीनों जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस हैं, लेकिन स्कैनर जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यद्यपि किसी साइट पे स्कैनर को भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अपने स्तर पर आप इसको देख लीजिएगा ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है? द इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? द इंटरनेट इज इटसेल्फ इज ए टाइप ऑफ वैन का एग्जाम्पल दोस्तों, बिकॉज इट कवर्स द एंटायर ग्लोब। और इस तरह से वैन का एग्जाम्पल हुआ WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। और बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न जो है एक बार पुनः आपका यूनिट 4 से होगा, जो जैसा कि आप जानते हैं मैन एंड एनवायरनमेंट आपके जो सिलेबस का हिस्सा है, और उससे प्रश्नों का जो चयन मैंने किया है यहाँ आपके सामने, आप देखें उसका जवाब दें, और अगर जवाब दे पाते हैं सो फार सो गुड, नहीं दे पाते हैं तो उसके आंसर को देखते हुए चलें। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनमें से किस संगठन को पर्यावरण के लिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? दोस्तों, यहाँ जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बड़े ही यूनिक संगठन को इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो फैमिली फॉरेस्ट्री को इस अवार्ड से नवाजा गया है, और इसके जो हेड रहे हैं वह श्याम सुंदर जैनी। यह राजस्थान बेस्ड एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और उन्हीं की संस्था जो है फैमिली फॉरेस्ट्री जिसने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। बढ़ेंगे 16वें प्रश्न की तरफ, और 16वां प्रश्न है एक बार थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखिए कि सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला शासक इनमें से कौन था?
था। सर्वप्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने का आदेश देने वाला जो शासक था वह थे अशोक यहाँ पर सही जवाब हुआ। अशोक महान, मौर्य वंश के महान सम्राट, और अशोक इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे 17वें प्रश्न की तरफ, और 17वां प्रश्न जो है करेंट एनवायरनमेंट से है। देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि यहाँ पर कह रहा है कि 6000 से अधिक पेड़ों को काटने के खिलाफ चर्चा में रही हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हेब्बल नागवाड़ा वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड अगेंस्ट द कटिंग ऑफ मोर देन 6000 ट्रीज। बहुत ही विरोध हुआ था, पर्यावरणविद इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, और यह परियोजना जो है वह कर्नाटक में है। कर्नाटक में नागवाड़ा घाटी परियोजना एक झील के निर्माण के लिए है जिससे कि बंगलुरु शहर को पानी की सप्लाई की जा सके। बढ़े चलेंगे हम 18वें प्रश्न की तरफ, और 18वां प्रश्न जो है एक बार पुनः आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और यह कह रहा है कि जैविक कृषि क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड एन ऑर्गेनिक फार्मिंग जोन। दोस्तों लक्षद्वीप is the first union territory to become 100% organic, as all farming is carried out without the use of synthetic fertilizer and pesticides. Now you can understand the right answer of these questions will be Lakshadweep. Now move to the question number 19, और एक बार पुनः यह एक संस्था से संबंधित है, संस्थान से संबंधित है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो यहाँ पर सेंट्रल वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहाँ पे है? तो यह इज्जतनगर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के बरेली में, और बरेली इसका सही जवाब हुआ, जहाँ पर केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों एक बार पुनः आपको बता दूं कि प्रश्नों का जो लेवल होता है वह बहुत टफ नहीं होता। हाँ, प्रश्नों का जो संयोजन होता है वह डिफरेंट जगहों से होता है, लिहाजा आपको अपनी सीमाओं को थोड़ा सा व्यापक करना होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना होगा। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर आपको लगता है कि अगर कहीं किंचित आपको इस तरह के प्रश्नों की आवश्यकता है, प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं, बाइलिंगुअल उपलब्ध हैं, दोनों वर्जन में उपलब्ध हैं। आप हमसे व्हाट्सएप करके वे सारी चीज़ें थोड़ी सी राशि अदा करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं 20वें प्रश्न को, और यह जो प्रश्न होगा वह आपका यूनिट 5 से होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूनिट 5 और यूनिट 6 में आपको इंडियन इकोनॉमी, और आपको भी आप भी इससे अवगत होंगे पॉलिटी, और यूनिट 5 में आपको नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर, और उसके बाद आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तथा ये आपका सोलर सिस्टम और यूनिवर्स मिलता है। यह प्रश्न जो है वह आपका हिस्ट्री से है कि किसने अपने उपदेश में कहा कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हु सेड इन द sermon that man should adopt the middle path by avoiding all kinds of attractions and rebirth। और यह बात किसने कही थी? और यह बात कही थी महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने अपने इस मध्यम मार्ग के अंदर एक्सट्रीम से बचने की बात करी थी और मध्यम मार्ग को अपनाने की बात की थी। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ, और 21वां प्रश्न जो है वह साउथ हिस्ट्री से है, साउथ इंडियन हिस्ट्री से है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? विच डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर? दोस्तों चोला डायनेस्टी अपने नेवल पावर के लिए फेमस था। चोला इसका सही जवाब हुआ। अब हम आ चुके हैं 22वें प्रश्न की तरफ, और 22वां प्रश्न जो है वह डिवोटेड है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट से, और इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है दोस्तों। इसको ध्यान से आप देखें कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, यदि
भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन वाला प्रश्न है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वह आपको जैसा कि आप जानते हैं कि B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी भी इन बातों को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वह है बाल गंगाधर तिलक। ध्यान में रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि भगवान अनटचेबिलिटी को मानते हैं तो मैं I will never consider him as God. Now you see the answer, बाल गंगाधर तिलक, and move to the question number 23rd. 23rd बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़ा ही यूनिक प्रश्न। मंगलम भाग्यम ऐश्वर्य किस भारतीय उत्पादों से संबंध रखते हैं? दोस्तों, प्रारंभ से ही मेरा प्रयास है कि मैं कुछ यूनिक तरह के प्रश्नों को चयन करूं और वो प्रश्न आपको मिल जाए। मैं कहीं से भी कुछ भी उठा करके आपके बीच नहीं रख सकता। मैं सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव प्रश्न ही रखता हूँ। और यहाँ भी इस प्रश्न को देखें कि यह मंगलम, भाग्यम और ऐश्वर्य किस भारतीय उत्पाद संबंधित रखते हैं, तो यह ऑयल फील्ड से रिलेटेड हैं, यह जो है नेचुरल गैस से रिलेटेड हैं और ये सारे के सारे राजस्थान के में अवस्थित हैं। बढ़ेंगे 24वें प्रश्न की तरफ और 24वां प्रश्न यहाँ पर आप देखें, इनमें से किस परियोजना का संबंध भारत और भूटान से नहीं है? अब यहाँ पर 4 आपको मिल जाएंगे जो प्रोजेक्ट हैं और इसमें से बताना है आपको कि भारत और भूटान से इनमें से किसका संबंध नहीं है। यहाँ पर संकोश प्रोजेक्ट है, चूखा प्रोजेक्ट है, टनकपुर प्रोजेक्ट है और ताला प्रोजेक्ट है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर संकोश, चूखा और ताला प्रोजेक्ट तो भूटान से संबंधित हैं, जबकि जो टनकपुर प्रोजेक्ट है यह आपका भारत और नेपाल के बीच में शारदा नदी पर अवस्थित है। तो टनकपुर प्रोजेक्ट इसका सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 25वें प्रश्न की तरफ। और 25वां प्रश्न एक बार आपके लिए है, सौर मंडल से है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रेडिशनल प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप देखें, सौर मंडल के 2 कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सारे ग्रह जो हैं वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, 2 ग्रहों को छोड़ करके, और उन्हीं 2 ग्रहों को आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दृष्टिगत हैं, जिसमें जो सही जवाब होगा वह होगा वीनस एंड यूरेनस। शुक्र और अरुण जो हैं वह विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं और यहाँ पर जो सही जवाब होगा वह होगा शुक्र और अरुण। और बढ़ते हुए हम आ जाएंगे 26वें प्रश्न की तरफ। और 26वां प्रश्न है, इंटर स्टेट माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ देखें, अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स द स्टेट ऑफ केरला, केरला यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि उसने जो है अपने जो माइग्रेंट वर्कर्स को सही तरीके से अपनी कार्यप्रणाली से वहाँ पर ध्यान दिया था। लिहाजा केरला फर्स्ट रैंकिंग पर है इसमें इंटर स्टेट माइग्रेशन पॉलिसी इंडेक्स में। केरला इसका सही जवाब हुआ। और बढ़ते हुए आ चले हैं हम 27वें प्रश्न की तरफ। और 27वां प्रश्न ये कह रहा है कि किस बैंक ने 2031-32 तक कार्बन उत्सर्जन, बैंक से संबंधित प्रश्न है, कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल करने की योजना बनाई है? तो कार्बन उत्सर्जन न्यूट्रल करने की योजना जो बनाई गई है वह HDFC बैंक के द्वारा बनाई गई है। इसको आप अपने जहन में अवश्य रखिएगा। और बढ़ते हुए हम आ गए 28वें प्रश्न की तरफ। और 28वां प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 28वें प्रश्न में आपको यह पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? यद्यपि अगर यह प्रश्न आपको सीधे तौर पर नहीं पूछता है तो फिर आपको अपने जहन में रखना होगा, क्योंकि मानव विकास सूचकांक के आधार भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। तो जो मानव विकास सूचकांक का आधार है वह है, जिसके आधार पर यह रैंकिंग बनाई जाती है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। इसके 3 आधार हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी और पर कैपिटा इनकम। और
इसके साथ साथ एक प्रश्न आपको और बता दें कि कभी कभी कौन सी संस्था जारी करती है, तो संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा UN जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके द्वारा यह जारी किया जाता है। और इस बार जो भारत को रैंकिंग मिली है दोस्तों, वह मिली है 131, जो आपका जवाब हुआ। और एक बात और हम आपको बता दें कि भारत जो है यह 2 अंक पिछड़ गया है, इसमें स्थिति में थोड़ी सी खराबी आई है। पहले यह 2020 में 129वें स्थान पर था और इस बार यह 131वें स्थान पर है। और जो मानव विकास सूचकांक लागू करने की जो बात की थी, यह पहली बार महबूब उल हक ने लागू किया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और भी ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर टॉप कंट्री पूछता है तो नॉर्वे इसका सबसे टॉप पोजीशन पे था। और सबसे पर ख़राब पोजीशन किसी की थी 189 कंट्री में, तो वह नाइजर था, अफ्रीका का कंट्री। अब पूरी तरह से आप इससे अवगत हो चुके होंगे। इस मानव विकास सूचकांक से कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। और अब हम आ जाएंगे 29वें प्रश्न की तरफ। और 29वां प्रश्न एक बार जो है आपका संबंधित है इंडियन पॉलिटी से। आप इसका जवाब देते हुए अगर चल रहे हैं, अपने को आकलित करते हुए चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना आकलन कर लीजिएगा, अपनी पोजीशन को ज्ञात कर लीजिएगा, आप किस जगह पे स्ट्रांग हैं, कहाँ पर वीक हैं, इसको भी आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। और वहाँ पर उत्तरोत्तर सुधार की क्या गुंजाइश है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो किस अंडर विच article of the constitution the president can dissolve the Lok Sabha under article 85, इसके तहत वह डिजॉल्व कर सकता है। यह आपका सही जवाब हुआ। बढ़ते हुए हम आ गए 30वें प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ। और एक बार पुनः आपसे बता दें कि जितनी आपके पास ताकत है लगा दीजिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। आइए 30वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है। कम से कम कितने स्टेट्स में, यह आपको बताना है। तो कम से कम 4 राज्यों में आपको होना चाहिए जिससे कि वह राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर सके। दोस्तों, अब यह 30 प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसको सबमिट करने का समय आ गया है। सबमिट करने से पूर्व एक बार पुनः आपको बता दें कि अगर आपको इस तरह के प्रश्नों की आवश्यकता है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बड़ी ही न्यूनतम राशि चुकता करके आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबमिट करते हैं और रिजल्ट प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया है और यहाँ पर स्कोर आप देख रहे हैं, मुझे 60 में 60 मिला है। हम आशा करते हैं भविष्य में आप भी इस तरह के टेस्ट दें, आपको भी 60 में 60 मिले और आपकी अनंतिम सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, फिर पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।